हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड पैरेटो ऑप्टिमलिटी। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम दो तरह के इक्विलिब्रियम एनालिसिस को स्टडी करते हैं, पार्शियल एंड जनरल। पार्शियल में हम क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती है, इंडिविजुअल मार्केट्स होती है, उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करेगा सब्जेक्ट टू हिज इनकम, एक फर्म है वो कैसे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करती है, कैसे गुड्स और इनपुट्स का प्राइस है वो डिटरमाइन होता है। तो जब हम ये सब स्टडी करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, उस मार्केट का बाकी जो रेस्ट ऑफ इकोनॉमी होती है उसके साथ जो भी इंटरकनेक्शन होते हैं हम उनको इग्नोर करते हैं। बेसिकली हम उस मार्केट को इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करते हैं। लेकिन होता क्या एक्चुअल में, सिचुएशन अलग होती है। जब भी मार्केट में कोई चेंज आता है तो उसका बाकी मार्केट्स के ऊपर स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं, और जब बाकी मार्केट्स में चेंज आते हैं तो उन मार्केट्स का जो ओरिजिनल मार्केट है उनके ऊपर रिपरकशन इफेक्ट्स होते हैं। तो इन इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के द्वारा। दिस इज लाइक अ थ्रोइंग अ रॉक इन द पॉन्ड, कि जब आप तालाब में कोई पॉन्ड में कोई पत्थर फेंकते हैं तो रिपल्स क्रिएट होते हैं पूरे पॉन्ड के अंदर, पूरा पॉन्ड उससे इफेक्ट होता है। और एक बार जब रिपल्स शोर पे पहुंचने के बाद वापस से जो ओरिजिनल पॉइंट है या जो इम्पैक्ट पॉइंट था उसको वो उसके ऊपर रिपरकशंस डालते हैं। तो इन इकोनॉमी में इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं, जो एक मार्केट में चेंज आएगा दूसरे मार्केट को जो अफेक्ट डालते हैं, तो इस तरह के इफेक्ट्स को जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के द्वारा एग्जामिन किया जाता है। देखिए, सो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस स्टडीज हाउ प्राइस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड इन मेनी मार्केट्स साइमल्टेनियसली, क्योंकि सभी मार्केट्स क्या होती हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। तो गुड्स का प्राइस कैसे सारे मार्केट्स में साइमल्टेनियसली कैसे डिटरमाइन होगा, दैट इज एग्जामिन्ड बाय जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, राइट। सो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन अ सिंगल मार्केट की बात करता है, टेकिंग एज गिवन द प्राइसेस इन ऑल अदर मार्केट। सारी मार्केट्स में जो प्राइस है या आउटपुट है उसको वो एज अ गिवन या कांस्टेंट मान के चलता है। तो एक सिंगल मार्केट को स्टडी करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की, दैट इज दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन मोर देन वन मार्केट एट द सेम टाइम। इट स्टडीज the interdependence that exists among all markets and prices in the market economy। तो देखिए हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस को देखिए। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात करें तो वहां पे एक कंसेप्ट आता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी या पैरेटो एफिशिएंसी आप कह सकते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन allocation of goods in goods market and inputs in factor market in an economy if there is no other feasible allocation of goods and inputs that would make some consumers better off without hurting other consumers। यानी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग a distribution of inputs among commodities and a distribution of commodities among consumers, तो वो पेरेटो ऑप्टिमल या पेरेटो एफिशिएंट कब होगा, when there is no other feasible allocation, या कोई ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन या रीअलोकेशन नहीं हो सकता प्रोडक्शन एंड कंजप्शन का, बाय विच कि आप कुछ इंडिविजुअल्स को बेटर ऑफ कर सकते हो विदाउट हर्टिंग सम अदर इंडिविजुअल्स। यानी ऐसा कोई तरीका ही नहीं है, ऐसा अदर कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें आप कुछ को नुकसान पहुंचाए बिना दूसरों को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो रीअलोकेशन के द्वारा। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे पैरेटो एफिशिएंसी। सो बेसिकली इकोनॉमिक एफिशिएंसी तीन तरह की होती है, एक्सचेंज एफिशिएंसी, इनपुट एफिशिएंसी एंड सब्स्टिट्यूशन एफिशिएंसी। एक्सचेंज एफिशिएंसी में क्या होता है, व्हेन अ फिक्स्ड स्टॉक ऑफ कंजप्शन गुड्स, वो फिक्स्ड हमें कंजप्शन गुड का स्टॉक है वो दिया हुआ है, उसको हमें अलोकेट करना अमंग द कंज्यूमर्स, that cannot be reallocated among consumers in an economy without making at least some consumers worse। यानी कुछ कंज्यूमर्स को आप नुकसान पहुंचाए बिना या हर्ट किए बिना आप बाकी कंज्यूमर्स को बेटर ऑफ नहीं कर सकते बाय रीअलोकेशन, तो उसको बोलेंगे हम एक्सचेंज एफिशिएंसी। इनपुट एफिशिएंसी इज व्हेन अ फिक्स्ड स्टॉक ऑफ इनपुट्स कैन नॉट बी रीअलोकेटेड अमंग प्रोड्यूसिंग फर्म्स in an economy without reducing the output of at least one of the goods that is produced in the economy। यानी एक गुड का उत्पादन या आउटपुट कम किए बिना आप दूसरी कमोडिटी का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते by reallocation of the factors among the firms। And next one is substitution efficiency, that is
Given the total amount of factors of production, there is no way to make all consumers better off by producing more of one product and less of another. यानी एक का कम किए बिना, एक कम्युनिटी का प्रोडक्शन कम किए बिना आप दूसरी कम्युनिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करके आप कंज्यूमर्स को बेटर ऑफ नहीं कर सकते गिवन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन एफिशिएंसीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज अ कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर पैरिटी ऑप्टिमलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सचेंज एफिशिएंसी की। दैट इज द एफिशिएंसी इन द अलोकेशन ऑफ गुड्स अमंग द इंडिविजुअल्स। हम एक सिंपल इकोनॉमी की बात करें जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं है, मतलब नो प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस, नो अनदर प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस, टू गुड्स की बात कर रहे हैं एक्स एंड वाई एंड टू इंडिविजुअल्स है ए एंड बी। यानी जो प्रोडक्शन है एक्स एंड वाई का वो फिक्स है, दिया हुआ है, उसके अलावा कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो हम सिंपल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो जो एक्सचेंज एफिशिएंसी दिखाने के लिए हम यूज कर रहे हैं एजवर्थ बॉक्स को, दैट शोज ऑल द पॉसिबल अलोकेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई अमंग टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी। देखिए हमारा एजवर्थ बॉक्स, ये है हमारा एजवर्थ बॉक्स जिसमें इंडिफरेंस कर्व्स ऑफ ए इंडिविजुअल दिखाए हुए हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन ओ ए बाय शोन बाय A1 A2 A3 और बी इंडिविजुअल के जो इंडिफरेंस कर्व है जो कन्वेक्स टू ओरिजिन ओ बी को है जो दिखाए गए B1 B2 B3। जो एजवर्थ बॉक्स की डायमेंशन है दैट आर गिवन बाय द टोटल अमाउंट ऑफ टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई 10x एंड 8y। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटीज को दिखाता है। इस एजवर्थ बॉक्स के अंदर कोई भी पॉइंट क्या इंडिकेट करता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ टू कमोडिटीज है 10x एंड 8y, दैट इज हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट सी है वो क्या इंडिकेट करता है कि जो इंडिविजुअल ए है दैट हैव 3x एंड 6y, वाई इंडिविजुअल बी हैव 7x एंड 2y। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है दोनों कमोडिटीज का दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में। इसके अंदर कोई भी पॉइंट है वो इंडिकेट करता है। चलो हम अब सी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सी पॉइंट के ऊपर क्या है, जो इंडिफरेंस कर्व A1 और इंडिफरेंस कर्व B1 दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यानी इनका जो स्लोप है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी X फॉर Y। वो यहाँ पे दोनों का स्लोप क्या है, अलग अलग है, डिफर है, अलग मतलब इक्वल नहीं है। तो स्टार्टिंग एट पॉइंट C, वो अगर किसी भी पॉइंट पे मूव करते हैं लाइक D, E, F, उन पे क्या होगा, या तो किसी एक इंडिविजुअल को फायदा होगा ए को या बी को, या फिर दोनों को भी फायदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो सी से डी पे मूव करते हैं तो ए तो एज इट इज उसी सेम इंडिफरेंस कर्व पे है, लेकिन बी है वो हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर शिफ्ट हो गया। पहले B1 पे था, अब वो B3 पे हो गया, यानी यहाँ पे B3 को बेनिफिट हुआ है। ठीक है, लेकिन ए को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर सी से एफ की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे जो बी इंडिविजुअल है वो तो अपने सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, लेकिन ए है वो हायर इंडिफरेंस कर्व यानी A1 से A3 के ऊपर शिफ्ट हो गया। यानी यहाँ पे ए इंडिविजुअल है उसको फायदा हुआ है, बट बी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बी एज इट इज उसी पोजीशन में है। अगर सी से ई पॉइंट पे मूव करते हैं तो यहाँ पे दोनों ही इंडिविजुअल ए और बी दोनों ही अपने हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर मूव कर जाते हैं, यानी इस शिफ्टिंग से दोनों ही इंडिविजुअल्स को फायदा हो रहा है। राइट, यानी जो सी पॉइंट था वो पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट नहीं था जहां पे, क्योंकि यहां से ऐसा रीअलोकेशन ऑफ गुड्स, एक ऐसा मतलब रीअलोकेशन ऑफ गुड्स पॉसिबल है जिसमें आप एक को नुकसान पहुंचाए बिना दूसरे को बेटर ऑफ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन DEF की बात करें, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो कर्व हमें मिल रहा है दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कर्व। कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व इज अ लोकस ऑफ टेंजेंसी पॉइंट्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व्स। इन पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है, इन टेंजेंट पॉइंट के ऊपर क्या होता है, जो MRS है वो इक्वल होती है दोनों इंडिविजुअल्स के लिए, और इकोनॉमी है वो जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज की सिचुएशन में होती है। आप इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप D से E पे मूव करते हैं, D से E पॉइंट पे मूव करेंगे, इसमें A को तो फायदा हो रहा है क्योंकि A है वो A1 से A2 पे जा रहा है, हायर इंडिफरेंस का मतलब हायर सैटिस्फैक्शन, लेकिन B है उसको नुकसान हो रहा है, वो B3 से अपने लोअर इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर गया। ठीक है, यानी अब यहाँ पे आप किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे तो वो मतलब वहां पे
आप एक को बेटर ऑफ करने के लिए आपको दूसरे को वर्स ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को, इस अलोकेशन, ये जो पॉइंट्स है इनके ऊपर जो भी अलोकेशन है उसको आप बोलोगे पैरेटो एफिशिएंसी, एफिशिएंट अलोकेशन। और इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व्स है दोनों ही इंडिविजुअल्स के, वो क्या आपस में टेंजेंट है, यानी यहाँ पे जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी उनका जो स्लोप है वो इक्वल है फॉर बोथ द इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट डी के ऊपर जो दोनों इंडिफरेंस कर्व है A1 और B3 दोनों टेंजेंट है आपस में। पॉइंट डी के ऊपर जो MRS ऑफ x फॉर y फॉर इंडिविजुअल A दैट इज इक्वल टू MRS फॉर x फॉर y फॉर इंडिविजुअल B। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सचेंज एफिशिएंसी, यानी देयर इज नो फर्दर बेसिस फॉर एक्सचेंज। आप डी पॉइंट पे, वो पैरेटो एफिशिएंट पॉइंट है, एक्सचेंज, वहां पे एक्सचेंज एफिशिएंसी आपने गेन कर ली। अब कोई बेसिस ही नहीं है, कोई अदर दूसरा तरीका ही नहीं जिसमें आप एक को बेटर ऑफ कर सकते हो, एक इंडिविजुअल को दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी मूविंग फ्रॉम सच अ पॉइंट वुड मेक एटलीस्ट वन इंडिविजुअल वर्स ऑफ, एक को तो नुकसान होगा, ठीक है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो MRS है दोनों इंडिविजुअल्स के लिए वो सेम होती, इक्वल होती है, राइट। तो ये होता है हमारा एक्सचेंज एफिशिएंसी, ओके। नेक्स्ट आती है हमारी इनपुट एफिशिएंसी। जैसे एक्सचेंज एफिशिएंसी है वो जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज को दिखाती है, तो इनपुट एफिशिएंसी वो जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन को दिखाती है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं, हम शो करते हैं एफिशिएंसी इन द अलोकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या इनपुट्स की बात करते हैं, लेबर एंड कैपिटल। दो ही इनपुट हम अपनी सिंपल इकोनॉमी के लिए लेके चल रहे हैं, दो ही गुड्स है जिनमें वो प्रोडक्शन के फैक्टर्स यूज होते हैं एंड देयर इज नो एक्सचेंज। इसके लिए भी सिमिलरली हमने जैसे एक्सचेंज एफिशिएंसी में शो किया है, एजवर्थ बॉक्स को यूज किया है प्रोडक्शन में एफिशिएंसी दिखाने के लिए। यहाँ हमने आइसो पॉइंट्स कर्व लिए हुए हैं फॉर कमोडिटी एक्स दैट आर कन्वेक्स टू ओरिजिन OX, X1, X2 एंड X3। कमोडिटी Y के जो आइसो पॉइंट्स है दैट आर कन्वेक्स टू ओरिजिन OY, Y1, Y2 एंड Y3। Size of the box refers to the total amount of labor and capital available in the economy, that is 12 units of labor and 10 units of capital। कोई भी पॉइंट है बॉक्स के अंदर वो क्या इंडिकेट करता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ टू इनपुट्स है, दैट इज हाउ टोटल अमाउंट्स ऑफ टू इनपुट्स इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द टू कमोडिटी। फॉर एग्जांपल जैसे आर पॉइंट है, आर पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि कमोडिटी एक्स के प्रोडक्शन के अंदर 3 यूनिट्स ऑफ एल यूज हो रहे हैं एंड 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज हो रही है, ठीक है। और जो बाकी बचा हुआ 9 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल वो कमोडिटी वाई के प्रोडक्शन के अंदर यूज हो रही है, राइट। तो आर पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। आर पॉइंट्स के ऊपर जो दोनों आइसो पॉइंट्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो स्लॉप है आइसो पॉइंट का, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल, ऑफ कैपिटल फॉर लेबर। तो वो दोनों ही कमोडिटीज के लिए एक्स एंड वाई के लिए वो इक्वल यहाँ पे नहीं है। अब आर पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे अगर मूव करते हैं बाय रीअलोकेशन ऑफ इनपुट्स अमंग द टू कमोडिटीज, जे पॉइंट पे मूव करे या एम पॉइंट पे मूव करे या फिर एन पॉइंट के ऊपर मूव करे, सो द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ एक्स या मोर ऑफ वाई या मोर ऑफ बोथ द गुड्स बाय मूविंग टू दीज पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आर से जे पॉइंट पे मूव करते हैं तो एक्स का प्रोडक्शन तो एज इट इज रहता है, बट वाई का प्रोडक्शन है, वाई का अपने हायर आइसो पॉइंट पे शिफ्ट हो जाते हैं y1 से y3। सिमिलरली एन से एन पे मूव करेंगे तो एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, वाई का एज इट इज रहता है। और अगर आर से हम एम पे मूव करते हैं तो दोनों ही कमोडिटीज का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को मिलाने से जो हमें कर्व मिलता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कर्व फॉर प्रोडक्शन। इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व के ऊपर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं दैट शोज जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन एफिशिएंसी या इनपुट एफिशिएंसी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से अगर आप किसी दूसरे पॉइंट पे मूव करोगे तो आप किसी एक गुड का उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको दूसरे गुड का उत्पादन कम करना पड़ेगा, उसका आउटपुट कम करना पड़ेगा, यानी एक का कम किए बिना आप दूसरे की कमोडिटी के आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट। और इन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो MRTS यानी जो आइसो पॉइंट्स है उनके जो स्लॉप है वो इक्वल है, यानी जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है फॉर एक्स एंड वाई दोनों कमोडिटीज के लिए वो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर मतलब इक्वल है एक दूसरे के। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो दिखाते हैं पैरेटो एफिशिएंसी को, या प्रोडक्शन एफिशिएंसी कह लीजिए या इनपुट एफिशिएंसी कह लीजिए। जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो कंडीशन है वो यही है कि जो MRTS है ऑफ लेबर फॉर कैपिटल फॉर कमोडिटी एक्स दैट शुड बी इक्वल टू MRTS ऑफ फॉर वाई, ठीक है।
अब बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन एफिशिएंसी की। इसके लिए हम यूज करेंगे पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई that the economy can produce by fully utilizing all of the fixed amount of labor and capital with the best technology available। जो भी कॉम्बिनेशन एक्स और वाई के वो प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द गिवन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गिवन द टेक्नोलॉजी, तो उस कर्व को, उन कॉम्बिनेशन दिखाने वाले कर्व को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन को शो करते हैं। देखिए कैसे। जो सब्स्टिट्यूशन एफिशिएंसी के लिए जो कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन है, दैट इज MRTS for x and y that should be equal to MRS for A and MRS for B। यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दोनों ही इंडिविजुअल्स के लिए दैट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन फॉर x and y। यानी यहाँ पे जो जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज साइमल्टेनियसली अकर होना चाहिए। दोनों ही चीज, मतलब इनपुट एफिशिएंसी भी होनी चाहिए एंड एक्सचेंज एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, तब हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन एफिशिएंसी को हमने गेन किया। देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे we can now use the production possibility frontier and the contract curve for exchange to examine कि कैसे हमारी जो सिंपल इकोनॉमी जिसमें दो इंडिविजुअल हैं, दो ही कमोडिटीज हैं, दो ही इनपुट्स हैं, कैसे वो साइमल्टेनियसली जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन और एक्सचेंज को रीच करती है। तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर्व, जो हमने इनपुट एफिशिएंसी के अंदर दिखाया है। एवरी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ पॉइंट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमने देखा था कि प्रोडक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व था उसके ऊपर जो जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे जनरल इक्विलिब्रियम को शो कर रहे थे, राइट। Suppose the economy produces 10 units of X and 8 units of Y given Y point M dash on production possibility curve TT, right? अब हम यहाँ M dash point से दोनों ही एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके we can construct the Edgeworth box diagram for exchange between both the individuals A and B, right? So given the production possibility curve and the output of both the units, both the commodities 10x and 8y, and given the indifference curves of individual A and B, हमें मिल जाता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर्व। एंड दिस कर्व, इस कर्व के ऊपर जो हर पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। So every point on PPC is a point of general equilibrium of production and every point on the contract curve for exchange is a point of general equilibrium of exchange. So to be simultaneously in general equilibrium of production and exchange, the marginal rate of transformation of commodity X for Y in production must be equal to the marginal rate of substitution of commodity X for Y in consumption for individuals A and B. That is this one, कि marginal rate of transformation for commodity X for commodity Y in production must be equal to the MRS of commodity X for Y in consumption for both the individuals A and B, right? अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी अब कॉन्ट्रैक्ट कर्व के उस पॉइंट के ऊपर जिसपे जो दोनों ही इंडिविजुअल्स का जो कॉमन जो इंडिफरेंस का उनका जो कॉमन स्लोप है दैट इक्वल्स द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ई पॉइंट के ऊपर जहां पे MRS एंड MRT दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, दैट इज 3/2। यानी कि पॉइंट ई के ऊपर आप देखेंगे कि MRS है वो भी 3/2 है, यानी 2 यूनिट्स ऑफ x के लिए 3 यूनिट्स ऑफ y सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, 3/2 है, राइट। और पॉइंट M डैश के आप देखेंगे प्रोडक्शन के अंदर कि आप 2 यूनिट्स ऑफ x को प्रोड्यूस करने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ मतलब आप y की आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। तो जो स्लोप है दोनों इस ई पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है दैट इज पैरेलल टू द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एट पॉइंट M डैश, राइट। ई पॉइंट के ऊपर जो MRS है और जो MRT है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द इंडिविजुअल, वो दोनों इक्वल हो जाती है 3/2 के। एंड दैट शोज साइमल्टेनियसली जनरल इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज एज वेल, जहाँ एक्सचेंज एफिशिएंसी भी है यानी MRS फॉर बोथ द इंडिविजुअल्स वो भी सेम है,
प्रोडक्शन एफिशिएंसी यानी जो MRTS है फॉर लेबर फॉर कैपिटल फॉर एक्स एंड वाई वो भी इक्वल है। यानी जो कंडीशन हमारी पैरेटो एफिशिएंसी की कि MRS और MRT दोनों इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द इंडिविजुअल्स, तो वो दोनों इक्वलाइज हो जाती है और हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो जाती है जब हम पैरेटो ऑप्टिमलिटी को अचीव कर लेते हैं। तो दिस इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस एंड पैरेटो ऑप्टिमलिटी कि जब साइमल्टेनियसली हम प्रोडक्शन और एक्सचेंज के अंदर एफिशिएंसी या जनरल इक्विलिब्रियम को हम अचीव कर लेते हैं तो हम पैरेटो ऑप्टिमलिटी या पैरेटो एफिशिएंसी की कंडीशन को अचीव कर लेते हैं, पैरेटो एफिशिएंट हमारा एलोकेशन हो जाता है इन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज एज वेल। So this was all about general equilibrium analysis and Pareto efficiency. Thank you very much and keep watching.